नमस्कार फ्रेंड, मैं सर्वोत्तम कुमार ज्ञानी बनो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन बुक से एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन वेरी इम्पॉर्टेंट होगा सारे एग्ज़ाम के लिए, और इसके साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताते चलूँगा। तो बिना देर किए हुए चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसमें हमको सही चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। अब रॉबर्ट क्लाइव जब बंगाल के प्रथम गवर्नर थे तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग और प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये फर्स्ट नंबर गलत हो गया। अब सेकंड की ओर बढ़ते हैं। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ये इनको 1834 ईस्वी में बनाया गया था। ये देखिए यहाँ 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, और 1834 में बनाया गया था, लेकिन 1833 ईस्वी के चार्टर के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो फ्रेंड्स, 1833 ईस्वी में चार्टर आया था, लेकिन वो 1834 ईस्वी में उसके द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, तो रॉबर्ट क्लाइव, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1757 से 1760 तक इनका कार्यकाल रहा, और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। इनका दूसरा कार्यकाल 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। फर्स्ट कार्यकाल 1757 से 1760, दूसरा कार्यकाल 1765 से 1767 ईस्वी तक। रॉबर्ट क्लाइव और क्या किए? तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन, रॉबर्ट क्लाइव के समय, ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। बंगाल में द्वैध शासन किसके शासनकाल में हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। एक और है इसमें क्वेश्चन, बहुत बार पूछ चुका है बहुत सारे एग्जामिनेशन में, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। एक और तरह से क्वेश्चन पूछता है, इलाहाबाद की संधि किसके शासनकाल में हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुई थी। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। ये जितना भी मैं फैक्ट्स बता चुका हूँ, ये सारा बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, और आगे भी इंडिया का जितना भी एग्ज़ाम होता है, इंडिया का हो, बिहार का हो, सारे एग्ज़ाम में जिसमें जीके पूछता है, सब में ये पूछा जाएगा। अब थोड़ा सा वॉरेन हेस्टिंग के बारे में जान लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, इनका कार्यकाल 1774 से 1785। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जैसा ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1834 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के
प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक कब बने थे? तो 1834 ईस्वी में बने थे। लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। इस बीपीएससी में 5 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। देखिए इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक 1834 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। लेकिन इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक रहे। लॉर्ड विलियम बेंटिक कब से कब तक रहे? तो 1828 से 1835 ईस्वी तक। इसी बीच 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया था, जिसके द्वारा 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन। फर्स्ट नंबर है क्लाइव का पुनः भारत आगमन। 2 नंबर इलाहाबाद की संधि। 3 बक्सर का युद्ध। 4 वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सबका डेट याद रखना पड़ेगा। एग्जैक्ट डेट याद रहेगा तभी ये बन पाएगा। तो इसका डेट देख लेते हैं। देखिए इसमें ये गलत है। वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना, ये बंगाल का गवर्नर बना था। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बने थे, न कि भारत के वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ये ध्यान में रखना है। ये भारत के गवर्नर नहीं थे। ठीक है, तो सारे डेट को देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764, ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी पूछा जा चुका है। ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 23 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं 23 अक्टूबर देता है, तो ये ध्यान में रखना है। अब है क्लाइव का पुनः भारत आगमन। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोग पढ़े थे। रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। इनका कार्यकाल कब था? तो 1757 से 1760 फर्स्ट कार्यकाल। दूसरा कार्यकाल 1765 से 1767। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये छोटा वाला डेट याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। 3 मई 1765 ईस्वी को दोबारा रॉबर्ट क्लाइव को भारत भेजा गया था। अब है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो अगस्त 1765 ईस्वी में। 1765 में क्लाइव भारत आया था और 1765 में इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए एग्जैक्ट डेट याद रखना बहुत ज़रूरत है। तो इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765, ये याद रखना है। क्लाइव का भारत आगमन तो 3 मई 1765 को दोबारा भारत आया था। अब है वॉरेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर बनना 1772। ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में ऊपर ये त्रुटि था, ये गलत लिखा था, भारत का गवर्नर बनना। तो ये भारत का गवर्नर नहीं बना था, ये बंगाल का गवर्नर बना था। 1772 में बंगाल का गवर्नर बना था। ये इतना देखिए आप, 1772 में बंगाल का गवर्नर बना था और 1773 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ये ध्यान में रखना है, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। गवर्नर जनरल वायसराय बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। इसमें एग्ज़ाम आते हुए भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो ये ध्यान में रखना है अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि इसमें गलत चुनना है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। तो ये बिल्कुल सही है। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा रखी गई थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। तो ये भी बिल्कुल सही है। रॉबर्ट क्लाइव ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। तो ये गलत है, क्योंकि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित ये नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। देखिए फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना है, द्वितीय का सिद्धांत। द्वितीय का सिद्धांत, इसी को एग्जाम में कई तरह से पूछा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है। इसी को राज्य हड़प नीति भी बोला जाता है। तो पहले के ज़माने में 10 साल पहले एग्ज़ाम में पूछा जाता था राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है, तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। उसके बाद ये कंफ्यूज करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया गया, इंग्लिश में पूछा जाने लगा, और द्वितीय का सिद्धांत उसी का नाम है, ये भी पूछा जाने लगा। तो ये ध्यान में रखना है, द्वितीय का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता लॉर्ड क्लाइव था। देखिए, ये ध्यान में रखना है, 23 जून 1757, ये NTPC CBT 2 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो 23 जून 1757 को हुई थी। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी, और इसी में इसका नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव इसका नेतृत्व किया था, जिसके कारण और ये युद्ध जीता था, जिसके कारण ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेज़ों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अंग्रेज़ों के विरुद्ध बनारस विद्रोह, ये ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत कम जगह पे मिलेगा, लेकिन इसको ध्यान में रखना है। अंग्रेज़ों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी, राजा चेत सिंह। अब देखिए, बनारस विद्रोह कब हुआ था, तो 1781 ईस्वी में हुआ था। ये ध्यान में रखना है, बनारस विद्रोह 1781 ईस्वी में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो राजा चेत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। अब देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय पूछ रहा है, तो वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग कब से कब तक रहे थे, तो 1774 से 1785 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहे थे। इसके पहले
1772 में इनको बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, लेकिन 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान में रखना है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? सर विलियम जोन्स। ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, ये क्वेश्चन भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। ये आगे आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। बिहार CGL हो गया, NTPC CBT 2 हो गया, ये सब एग्जाम के लिए ये VVI क्वेश्चन है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। अब देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, क्योंकि ऐसे रटने से अच्छा है थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति में मेन रूप से ये था कि इस टाइम नेपोलियन बोनापार्ट का प्रभुत्व यूरोप में बढ़ रहा था और ये यूरोप के एक एक देश को एक एक करके जीतते जा रहा था और इसके बाद भारत की ओर उसका ध्यान आकर्षित हुआ। वो भारत पे आक्रमण करने के लिए सोच रहा था। तभी उसी टाइम वॉरेन हेस्टिंग सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाया और सारे जो देसी रियासत थे उन लोग से संधि करके वो वहाँ पे अपना सेना रखने लगा और भारत में अंग्रेजी पकड़ को मजबूत बनाया। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1774 से 1785। ये सब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कार्यकाल भी याद हो जाए, क्योंकि कार्यकाल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1774 से 1785 तक रहा। वॉरेन हेस्टिंग कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। वॉरेन हेस्टिंग कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसके द्वारा 1774 में इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और 1774 से लेकर के 1785 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? तो रिंग फेंस नीति वॉरेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, इसी को रिंग फेंस नीति भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है, या तो रिंग फेंस नीति पूछ देगा या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति पूछ देगा। तो रिंग फेंस नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल जैसा कि ऊपर बताए 1774 से 1785। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो बंगाल में द्वैध शासन कौन समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है, इसको भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। बंगाल में द्वैध शासन कौन समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग समाप्त किया था। द्वैध शासन प्रणाली शुरू कौन किया था बंगाल में? द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन कौन शुरू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव शुरू किया था। रॉबर्ट क्लाइव कब से कब तक रहा? तो 1757 से 1760 फर्स्ट कार्यकाल में। इसका दूसरा कार्यकाल 1765 से 1767 इसका दूसरा कार्यकाल रहा। 1765 से 1767
ये ध्यान में रखना है। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? बंगाल में द्वैध शासन, तो जैसा कि अभी बताएं, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो महाभियोग का मुकदमा चला गया था वॉरेन हेस्टिंग पर। महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग पर। ये ध्यान में रखना है। ये इंग्लैंड वापस गए थे अपने कार्यकाल को ख़त्म करके। उसके बाद इन पे बर्फ़ के द्वारा, बर्फ़ नाम का एक अंग्रेज था, उसके द्वारा ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो किस पे चलाया गया था? किस लिखा हुआ है, किस पर? निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग। ये ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है। वॉरेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में मुकदमा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? तो बर्फ़ के द्वारा चलाया गया था। ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। वेल्लोर का विद्रोह, ये ध्यान में रखना है। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो पहले तो देखते हैं, थोड़ा सा याद रहेगा इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देते हैं। वेल्लोर कहाँ है? तो वेल्लोर चेन्नई से कुछ दूरी पे स्थित है। चेन्नई से कुछ दूरी पे काटपाड़ी एक स्टेशन है। उसी स्टेशन के पास बगल में ही वेल्लोर नामक जगह है। यहाँ पे इंडिया का बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है। यहाँ पे इंडिया के सभी भाग से लोग इलाज करवाने के लिए वेल्लोर हॉस्पिटल जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। अब पूछ रहा है वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो वेल्लोर के विद्रोह का समय वहाँ का कौन गवर्नर जनरल था? तो सर जॉर्ज बार्लो। जब वेल्लोर विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? सर जॉन बार्लो। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। ये न्यायिक सेवा का जनक, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक भी, न्यायिक सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो अभी ऊपर ही ये क्वेश्चन के बारे में मैं बता दिया था। भारतीय सिविल सेवा का जनक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। न्यायिक सेवा का जनक, दो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। न्यायिक सेवा और सिविल सेवा। न्यायिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का अस्थायी प्रतिनिधि कहा जाता था? देखिए फ्रेंड्स, तो ये 18वीं शताब्दी के बाद दरोगा नामक एक पद था। वो पहले ज़मींदार को थोड़ा सा दरोगा वाला पावर दिया हुआ था, लेकिन उसके बाद
लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो दरोगा नामक एक पोस्ट क्रिएट किया और हर एक जगह पे थाना स्थापित किया। तो दरोगा को ही 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी बहादुर की शानो शौकत का अस्थायी प्रतिनिधि कहा जाता था। लोग इसी नाम से जानते थे दरोगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में है। गाजीपुर कहाँ है? तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक रहा एवं 30 जुलाई 1805 में भी बना, यानी कि 1805 ईस्वी में बना। इसका दोनों डेट याद रखना ज़रूरत नहीं है उतना, फर्स्ट कार्यकाल अच्छे से याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक रहा? तो 1786 से 1793 ईस्वी तक रहा, ये याद रखना। और 1805 में भी बनाया गया था, तो ये ध्यान में रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस देखिए, न्यायिक संहिता, भारतीय लोक सेवा, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अस्थाई बंदोबस्त कौन किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता है? ये देखिए, ये चीज़ ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन गलत हो सकता है। जो नहीं वाला होता है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा कीजिए। कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो सारे ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के खर्चे पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, तो ये तो बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि किया था सभी रियासत से, भारत में जितने सारे रियासत से सबसे सहायक संधि किया था। और सहायक संधि में क्या था कि कंपनी जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो उस रियासत को प्रोटेक्शन देता था, मतलब कि अपने संरक्षण में लेता था। वहाँ कंपनी का सेना मौजूद रहता था सुरक्षा के लिए, लेकिन उस सेना का रख रखाव का खर्चा, जितना भी सेना का खर्चा हो, पेमेंट हो, खाने पीने का जो भी हो, सारा खर्चा रियासत को देना पड़ता था। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है दूसरों के खर्चे पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, तो ये सही है। नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखने के लिए ही सहायक संधि किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, तो ये गलत हो जाएगा। कंपनी के लिए आय का प्रबंध करने के लिए ये नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, तो ये तो बिल्कुल सही है। सहायक संधि करेंगे सभी रियासत से, कोई भी रियासत मेरे अंडर में रहेगा, मेरे संरक्षण में रहेगा, तो सिंपल सी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, तो सर्वोच्चता स्थापित हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है लॉर्ड वेलेजली से रिलेटेड, थोड़ा सा ये आपको बता देते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाएगा सहायक संधि कौन किया था, तो लॉर्ड वेलेजली किया था, ये अंग्रेज था। लेकिन पूछेगा सहायक संधि का जन्मदाता, तो मेन रूप से सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले था। ये फ्रांसीसी गवर्नर था। ये सहायक संधि का जन्मदाता मेन रूप से यही किया था, लेकिन ज़्यादातर लागू जो किया था, ज़्यादा सहायक संधि का यूज ज़्यादा किया था, वो लॉर्ड वेलेजली किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 1802 की बसिन की संधि, ये ध्यान में रखना है, बसिन की संधि। 1802 की बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे, तो बसिन की संधि अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, बिहार CGL हो गया या NTPC CBT 2 हो गया या और भी कोई सारे एग्ज़ाम हो। बसिन की संधि कब हुई थी, तो 1802 में हुई थी। बसिन की संधि 1802
किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो सहायक संधि क्रियान्वित कौन किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली किया था, ज़्यादा रूप से यही लागू किया था। वैसे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले इसका जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। कह रहा है इसमें से कौन था जो सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो फ्रेंड्स, इसमें सहायक संधि सभी कोई स्वीकार किया था, इसीलिए ये ऑप्शन इसका गलत है। अब देख लीजिए सहायक संधि कौन कौन कब कब स्वीकार किया था। तो सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किया था 1798 में हैदराबाद, 1798 और 1800 में। उसके बाद 1800 में भी एक बार और किया था सहायक संधि। तो सहायक संधि सबसे पहले किया था हैदराबाद 1798 में, ठीक है। उसके बाद किया था मैसूर 1799 में, सहायक संधि मैसूर किया था, ठीक है। उसके बाद तंजौर किया था, ये दोनों 1799 में ही किए थे। तंजौर और मैसूर दोनों 1799 में। अवध 1801 में सहायक संधि किया था, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना, ये सब डेट ध्यान में रखना। सिंधिया कब किया था? तो 1804 में किया था। अब सिंधिया ये थोड़ा सा याद रखने के लिए एक याद रखिए, बीजेपी का एक सांसद है ज्योति आदित्य राज सिंधिया, ये केंद्र में मंत्री भी है। तो वो ये सिंधिया परिवार से ही बिलोंग करता है। इन लोग 1857 की लड़ाई में इन लोग सिंधिया परिवार जो था वो अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो ये ध्यान में रखना है, सिंधिया 1804 में सहायक संधि स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला भारत का प्रथम देशी शासक कौन था? तो हैदराबाद का निज़ाम। ये अभी ऊपर में ही हम लोग देख चुके हैं, हैदराबाद का निज़ाम सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम पता कीजिए। ये लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि किया था, कौन कौन किया था, कब कब किया था, ये यहाँ पे लिखना है। तो जैसा कि हम लोग ऊपर में देख चुके हैं, ऊपर में यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। 1758 में हैदराबाद किया था, मैसूर 1799 में किया था, सिंधिया 1804 में, अवध 1801 में। तो इसी क्रम में इसको सजा देना है। हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, अवध 1801, सिंधिया 1804। तो ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सहायक संधि कौन पहले किया था और कब किया था, ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले हैदराबाद 1798 में, उसके बाद मैसूर और तंजौर, इसके साथ एक और था तंजौर 1799 में। मैसूर और तंजौर दोनों मैसूर और तंजौर दोनों 1799 में किया था। हैदराबाद 1798 में किया था, अवध 1801 में किया था और सिंधिया 1804 में किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो सहायक संधि कौन किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली किया था। ये कई बार रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन याद कीजिए। 31 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें गलत पूछ रहा है, कौन गलत है? तो देखते हैं। बक्सर का युद्ध 1764, तो ये तो बिल्कुल सही है। ये बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी सहायक संधि 1863,
तो ये गलत हो जाएगा। सहायक संधि 1863 में नहीं, ये कब शुरू हुआ था? तो 1798 में कौन किया था? हैदराबाद। 1798 में सबसे पहले किया था हैदराबाद। तो सहायक संधि 1863, ये गलत हो जाएगा। 1798 में हैदराबाद किया था। 1799 में कौन किया था? तो तंजौर किया था। और 1801 में कौन किया था? तो अवध किया था। 1804 में कौन किया था सहायक संधि? तो सिंधिया किया था। ये मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। अब देखिए लॉर्ड विलेजली का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1798 से 1805। अब ये 1863 यहाँ पे दिया हुआ है। लॉर्ड विलेजली सहायक संधि शुरू कौन किया था? तो लॉर्ड विलेजली शुरू किया था। उसका कार्यकाल 1798 से 1805 है। तो 1863 तो हो नहीं सकता है, तो कार्यकाल भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 32। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो लॉर्ड विलेजली सहायक संधि कर करके ये भारत में ब्रिटिश पताका फहराए हुए रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत और नेपाल के बीच एक युद्ध हुआ था जिसको आंग्ल नेपाल युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? तो ये आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद एक संधि हुआ था 1816 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी पूछ चुका है। संधि हुआ था 1815 में, लेकिन लागू हुआ था 1816 में। ये कौन संधि हुआ था? तो इसको सुगौली की संधि बोला जाता है। सुगौली, या कहीं कहीं संगोली भी लिख देता है, संगोली की संधि। तो देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? तो 1814 से 16, ये याद रखना है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16। इसके लिए किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है। 1815 में सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है। और सुगौली की संधि लागू कब हुआ था? तो 4 मार्च 1816 से लागू हुआ था। तो अगर एग्जाम में पूछेगा सुगौली का संधि कब हुआ, तो 1815 ईस्वी में हुआ। सुगौली का संधि कब लागू हुआ? तो 1816 ईस्वी में लागू हुआ। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ। पूछेगा किसके कार्यकाल में हुआ? तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ। वारेन हेस्टिंग कब से कब तक रहा? तो 1774 से 1785 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। लेकिन ये बना था कब? तो 1772 से 74 भी था। ये इसका 2 कार्यकाल था, 1772 से 74। ये बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर 1772 से 74 और 1774 से 85 बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में रहा था। क्वेश्चन नंबर 34। सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि 1815 में हुई थी। ऊपर ही अभी बताया गया है। सुगौली की संधि 1815 में हुई थी। लागू कब हुई थी? तो 4 मार्च 1816 को लागू हुई थी सुगौली की संधि। इसी को एक और नाम से जानते हैं। कौन सा नाम? तो संगोली की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत चुनना है? हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध के समय कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। अभी ऊपर में ही ये क्वेश्चन आया था। आंग्ल नेपाल युद्ध
लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1816 में समाप्त हुआ था। 1815 में सुगौली की संधि हुआ था। 1815 में सुगौली की संधि हुआ था। सुगौली की संधि लागू हुआ था कब? तो 4 मार्च 1816 को सुगौली की संधि लागू हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में हुआ था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी में हुआ था। इसी में टीपू सुल्तान मारा गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 में हुआ था और इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में लड़ा गया था। ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे देख लीजिए, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1783 से 1793। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल तो 1813 से 1823। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805। ये ध्यान में रखना, बार बार रिपीट करना है ताकि याद रहे। बार बार रिपीट करने से याद रहेगा। इसके बाद ये मैं इस बुक से करवा रहा हूँ, इसके बाद आप खुद से भी घटना चक्र बुक से रिवीजन कीजिए और वीडियो भी देखिए, बार बार वीडियो देखिए, ये अपने आप याद हो जाएगा। खाना बनाते रहिए, वीडियो स्टार्ट कर दीजिए, सुनते रहिए, खाना बनाते रहिए। इस तरह से आपको याद होगा। खाना बनाने का टाइम या खाने का टाइम वो भी यूटिलाइज कीजिए फ्रेंड्स, ताकि जल्दी सफलता मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो अंग्रेज और मराठों के बीच युद्ध हुआ था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। ये ध्यान में रखना है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 37, सर थॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर बने? तो थॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास का गवर्नर बना। थॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास का गवर्नर बना। अब ये इसके समय में क्या हुआ था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किया था ये मद्रास में, यानी कि दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किया था। कौन? तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये दोनों मिलकर के रैयतवाड़ी व्यवस्था पहले दक्षिण भारत में किया था। उसके बाद आसाम के कुछ भाग और मुंबई में भी ये व्यवस्था लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य को कौन हड़पा था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कुशासन का आरोप लगा करके लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो हड़प लिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल देखते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा और ये कुशासन का आरोप लगा करके मैसूर राज्य को हड़प लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से कौन संबंधित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अंग्रेज और मैसूर के बीच युद्ध हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ये ध्यान में रखना है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल क्या था? तो 1786 से 93 तक ये रहा था। तो ये इसके बीच आ रहा है, ये ध्यान में रखना है। एक और इसमें एक आता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सा संधि से समाप्त हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम
की संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था 1792 ईस्वी में। ये श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ था 1792 में और 1793 में ये संधि लागू हुआ था। इसके बाद फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? तो ठग के दमन के लिए कौन संबंधित था? तो कैप्टन स्लीमैन, ये ध्यान में रखना है। मेन रूप से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ठगों का दमन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये देखिए फ्रेंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक ध्यान से देख लेते हैं। ठगों का दमन लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक ठगों को दमन करने के लिए कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया था। इसीलिए ठगों का दमन निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? तो कैप्टन स्लीमैन। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक से और भी कुछ क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये क्या किया था? तो अंग्रेजी इसी के कार्यकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। एक ये हो जाएगा, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। दूसरा नंबर, शिशु बालिका हत्या, शिशु बालिका हत्या पे प्रतिबंध लगाया गया था। तीसरा, ठगी प्रथा पे प्रतिबंध लगाया गया था, ठगी पे प्रतिबंध लगाया गया था। चौथा, सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया गया था। तो सती प्रथा भी ध्यान में रखना, ये सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयास से, लेकिन किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ठगों के उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन सा सामाजिक सुधार पर शुरू किया था? तो सती प्रथा, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये दोनों सही है। फिर है ठगों के संगठित गिरोह का दमन, तो सती प्रथा, दास प्रथा और ठगी प्रथा, ये तीनों को समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर ये 3 नंबर ऑप्शन क्या है? धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये गलत है, ये काम नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाई थी? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा, दास प्रथा, ठगी प्रथा, ये सब लॉर्ड विलियम बेंटिक। 44 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक किया था। कौन कौन काम किया था? तो सती प्रथा, दास प्रथा, ठगी प्रथा, शिशु बालिका हत्या, शिशु बालिका हत्या, ये सब कौन किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक किया था। क्वेश्चन नंबर 45, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो सती प्रथा समाप्त किया गया था 1829 ईस्वी में, यह ध्यान में रखना है। सती प्रथा समाप्त किया गया था 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयास से। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? हिल असेंबली प्लान किससे संबंधित है? तो आदिवासियों के उन्नति से, आदिवासियों के उत्थान से संबंधित है। ये किसके द्वारा? तो क्लीवलैंड के द्वारा किया गया था। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा किया गया था? तो क्लीवलैंड के द्वारा किया गया था आदिवासियों के उत्थान के लिए। ये देख लेते हैं। संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर ऑगस्ट क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों की उन्नति हेतु हिल असेंबली प्लान को कार्यान्वित किया गया था।
हिल असेंबली प्लान किसके लिए कार्यान्वित किया गया था? तो आदिवासियों के उत्थान के लिए किया गया था। हिल असेंबली प्लान कौन लागू किया था? तो क्लीवलैंड लागू किया था। क्लीवलैंड लागू किया था, ये ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? तो हिल असेंबली प्लान के अंतर्गत आदिवासी मुखियों को सीमित न्यायिक शक्ति प्रदान किया गया था। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया? दास के निर्यात को कब रोका गया था? तो 1789 में रोका गया था। इसके पहले दास व्यापार होता था, दास को यहाँ से भेजा जाता था, निर्यात किया जाता था। किस वर्ष दास के निर्यात को रोका गया? तो 1789। दास के निर्यात को रोका गया 1789। ये सब याद रखना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 48, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी जो था वो सबको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा हड़प रहा था और सब पे कुछ न कुछ आरोप लगा करके हड़प रहा था। जैसे झांसी को हड़प गया था, सतारा को हड़प गया था, उसी तरह से अवध को भी हड़प गया था कुप्रशासन का आरोप लगा करके। लॉर्ड डलहौजी जो था वो अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय किया था कुप्रशासन का आरोप लगा करके। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1748 से 1756। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1748 से 1756। अब देख लीजिए किसको किसको पहले हड़पा था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि राज्य हड़प नीति के द्वारा सबसे पहले किसको हड़पा गया था? तो सतारा को हड़पा गया था। कब हड़पा गया था? तो 1748 ईस्वी में। 1748 ईस्वी में सतारा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। उसके बाद जैतपुर एवं संभलपुर 1849 ईस्वी में। उसके बाद बघाट 1850 ईस्वी में। उसके बाद उदयपुर 1852 ईस्वी में। झांसी 1854 ईस्वी में। नागपुर 1854 ईस्वी में। झांसी और नागपुर को 1854 ईस्वी में हड़प लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बघाट रियासत ब्रिटिश में विलय किया गया था। कब? तो 1850 में। बघाट को मिलाया गया था 1850 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो सिंध को मिलाया था, अवध को मिलाया था, सतारा को मिलाया था, ग्वालियर को नहीं मिलाया था। ठीक है, सिंधिया परिवार से बिलोंग करता है, ये आप लोग को बता चुके हैं। सिंधिया कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी का सांसद है, केंद्र में मंत्री भी है। तो सिंध को मिलाया गया था। अवध को भी मिला लिया गया था। इसमें अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अवध को हड़प लिया गया था। सतारा क्या था? तो सतारा को सबसे पहले हड़पा गया था 1848 ईस्वी में। सबसे पहले सतारा को ही अंग्रेज लोग हड़पा था। ठीक है, अवध का विलय कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछता है। अवध का विलय कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में हुआ था। अवध का विलय 1856 ईस्वी में हुआ था कुप्रशासन का आरोप लगा करके। सतारा का 1848 ईस्वी में। धन्यवाद फ्रेंड। अब नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 55 तक हम लोग करवा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 101 तक आएगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक आप ये वीडियो से कर लीजिए और इसके बाद घटना चक्र बुक से भी आप एक बार खुद से रीडिंग भी दे लीजिए, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।